हाय एवरीवन। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेंटर ऑफ मास का रिवीजन। ये चैप्टर वैसे तो हमने आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए हम ये रिवीजन ही कर रहे हैं, बट ये चैप्टर ना आगे के चैप्टर से बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। सेंटर ऑफ मास का काफ़ी जगह यूज़ आता है। मतलब जहाँ पे भी आपने देखा कि मैं दो तीन ऑब्जेक्ट्स को एज अ सिंगल सिस्टम मान के चल रहा हूँ, हर उस जगह पे सेंटर ऑफ मास का रोल आएगा। तो इसलिए ना मैं इस चैप्टर को थोड़ा आपको तसल्ली से रिवाइज कराना चाहता हूँ। सो स्टार्ट करते हैं सेंटर ऑफ मास का रिवीजन। बेसिक डेफिनेशन आपको पता है कि इट इज दैट पॉइंट वेयर होल मास ऑफ द सिस्टम, होल मास, वेट नहीं, होल मास ऑफ द सिस्टम इज एज्यूम टू बी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। जो ज्यादा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है वो ये है कि किसी भी सिस्टम के सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है, इट ओनली डिपेंड्स ऑन द एक्सटर्नल फोर्सेज एक्टिंग ऑन द सिस्टम डिवाइडेड बाय द टोटल मास ऑफ द सिस्टम। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं। लेट्स से ये हमारे पास कोई भी बॉडी हमने कंसीडर करी, कोई भी शेप की बॉडी ले लो आप, मास m है इसका। ठीक है, इस बॉडी पे एक फोर्स मैंने एक्सटर्नल यहां पे लगाया F1, एक मैंने एक्सटर्नल फोर्स ऐसे किसी भी रैंडम डायरेक्शन में लगा दिया F2, एक मान लो इसका अपना वेट है और ये इसका सेंटर ऑफ मास है, तो ये इसका वेट आ गया mg। तो कुल मिला के इस बॉडी पर तीन एक्सटर्नल फोर्सेस लग रहे हैं, F1, F2 और इसका वेट, और ये है इसका सेंटर ऑफ मास। ये मैंने हाईलाइट कर दिया, ये इसका सेंटर ऑफ मास है। अब ये बॉडी ट्रांसलेट भी कर रही है, रोटेट भी कर रही है, जैसे मर्जी जा रही है, इसको जाने दो। ये बॉडी मूव कर रही है, आप बस गौर करो कि यार इसका सेंटर ऑफ मास कैसे मूव कर रहा है, जस्ट ऑब्जर्व करो उसके मोशन को। ठीक है, जैसे ये माउस है, ये माउस अगर मूव कर रहा है, लेट्स से ये जो ब्लिंक कर रही है एलईडी लाइट, ये इसका COM है, तो पूरी बॉडी रोटेट ट्रांसलेट दोनों कर रही है, करने दो। आप पूरी तरह से फोकस करो इसके सेंटर ऑफ मास के मोशन पर। ठीक है, सो सेंटर ऑफ मास का मोशन आपने ऑब्जर्व कर लिया। नाउ व्हाट यू डू, आप इस पूरी बॉडी का मास m था, तो आप एक पार्टिकल लो सिंपली जिसका मास m है। पार्टिकल लिया मैंने, इसका मास m। नाउ इसका वेट आ रहा होगा ऐसे नीचे की ओर mg। जो जो एक्सटर्नल फोर्सेस बॉडी पर थे, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस इस पार्टिकल पे भी लगा दो। इस पे राइट साइड फोर्स लगा दो F1, इस पे ये फोर्स F2 बिल्कुल वैसे ही अप्लाई कर दो ये। अब आप इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करो। ठीक है, एक तरफ ये बॉडी है, पूरी बॉडी पर तीन एक्सटर्नल फोर्सेस हैं। ये एक्सटर्नल फोर्सेस मैंने यहां नहीं अप्लाई करे, मैंने बॉडी पे, कहीं पे भी अप्लाई करो। ये F1 फोर्स यहां ना होता, यहां होता, कुछ फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, आपने इसके सेंटर ऑफ मास का मोशन ऑब्जर्व किया, और अब इस पार्टिकल का मोशन ऑब्जर्व करो, दोनों बिल्कुल सेम आएंगे। तो हम क्या कह सकते हैं, आपको कभी भी किसी भी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन चाहिए, तो आप उस बॉडी की जगह एक पार्टिकल एज्यूम करो। सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्सटर्नल हैं, इंटरनल फोर्सेस से कोई लेना देना नहीं है हमें, सारे के सारे एक्सटर्नल फोर्सेस उस पार्टिकल पे लगा दो, और इस पार्टिकल का एक्सेलरेशन ढूंढना, ये लॉज ऑफ मोशन का क्वेश्चन है। नेट फोर्स निकालो, F2 को तोड़ो इधर और इधर, नेट फोर्स इज मास इनटू एक्सेलरेशन, डन। सो कभी भी, जैसे आगे हम रोटेशन रिवाइज करेंगे, हम रिवीजन कर रहे हैं, तो मैं इतनी लिबर्टी लेके चलूंगा कि एकदम से रोटेशन का कोई कंसेप्ट उठा के आपके साथ डिस्कस कर लूं। जैसे ये सपोज हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट है, अब कुछ फर्क नहीं पड़ता, ये यूनिफॉर्म ऑब्जेक्ट है, तो ये इसका सेंटर ऑफ मास है। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये ऑब्जेक्ट रिंग है या डिस्क है या शेल है या स्फेयर है या सिलेंडर है, कुछ भी हो ये। ठीक है, इस ऑब्जेक्ट पे एक फोर्स आपने ऐसे लगाया था F, मतलब मान लो ये बॉल थी, आपने उस पर बड़ी पतली सी थ्रेड को रैप किया और एक फोर्स F लगा दिया, एक फोर्स F है। लेट्स से यहां से फ्रिक्शन फोर्स ऐसे आगे की ओर आ रहा है, स्मॉल f। अब ये ऑब्जेक्ट कितना तेज घूमेगा, कितना स्लो घूमेगा, ये सॉलिड स्फेयर है, हॉलो स्फेयर है, अगर मुझे सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन बताना है, मुझे कोई परवाह नहीं है इन सब की, इस पॉइंट का एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कैपिटल F प्लस स्मॉल f अपॉन टोटल मास, डन। सो आपको किसी भी सिस्टम के COM का एक्सेलरेशन चाहिए, इट इज बेसिकली नाउ नथिंग टू डू विद द रोटेशन। आप उस पूरे सिस्टम को एक पार्टिकल ट्रीट करो, पार्टिकल की शेप, साइज,
का कोई काम नहीं है, फोर्सेस कहां लग रहे थे उनका भी कोई काम नहीं है, बस फोर्सेस का मैग्नीट्यूड मैटर करेगा और ऑफ कोर्स डायरेक्शन मैटर करेगी. सो यू कैन फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास. ठीक है, और सुनो ध्यान से. जैसे लेट्स से ये मेरे पास एक रॉड है, इस रॉड पर, ये रॉड टेबल पर रखी हुई है. ठीक है, मैंने इस पे ये एक फोर्स अप्लाई किया F, ये एक फोर्स अप्लाई किया F. बहुत आसान है आपके लिए बोलना कि सर ये रॉड रेस्ट पे रहेगी और घूमेगी. टेबल पे रखी हुई है, ग्रेविटी का कोई काम नहीं. ये रॉड बस ऐसे गोल गोल घूमेगी, सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे रहेगा. ठीक, इस केस में अगर मान लो मैं थोड़ा चेंज कर दूं, मैं एक फोर्स यहां पे लगा दूं F एंड एक फोर्स इसके सेंटर पे ऐसे लगा दूं F. आपको थोड़ा लगेगा कि सर अब तो इस रॉड का सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर मूव करना चाहिए, बट नहीं करेगा. ये केस और ये केस में रोटेशन में डेफिनेटली फर्क आएगा. इस केस में रॉड तेज रोटेट करेगी, इस केस में धीरे. वो टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा से आप देख सकते हो, बड़ी चीज नहीं है. बट इन दोनों केसेस में सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो है दोनों केस में, क्योंकि नेट एक्सटर्नल फोर्स जीरो. तो इस केस में भी रॉड का सेंटर रेस्ट पे रहेगा और रॉड अपने सेंटर के अबाउट ही इस डायरेक्शन में ऐसे रोटेट करेगी. टॉप व्यू देख रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूं. ठीक है, तो ये सब बातें आप ध्यान रखना. जहां सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन आया, आप तुरंत उस पूरे सिस्टम को, उस सिस्टम में एक रॉड हो, एक स्फीयर हो या 10 बॉडीज हो, आप पूरे को एक सिंगल पार्टिकल मानो. सिर्फ और सिर्फ एक्सटर्नल फोर्सेस देखो, उन ऑब्जेक्ट्स के बीच का इंटरनल फोर्स नहीं लेना हमने. एंड देन नेट एक्सटर्नल फोर्सेस बाय मास. अब हम बात करते हैं सेंटर ऑफ मास की. तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास की. पोजीशन ऑफ COM, इसकी बात करते हैं. ठीक है, तो अगर मेरे पास डिस्क्रीट पार्टिकल सिस्टम है, एक M1 यहां, एक M2 यहां, एक M3 यहां, फिर तो यू नो दैट दिस x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज summation of mi xi अपॉन summation of mi कर दोगे. मतलब m1 x1 प्लस m2 x2 प्लस m3 x3 एंड सो ऑन, उस तरीके से आप सॉल्व कर लोगे. नीचे m1 प्लस m2 प्लस m3. सेम वे y कोऑर्डिनेट, सेम वे z कोऑर्डिनेट आप ढूंढ सकते हो. जैसे अगर मान लो दो पार्टिकल्स का सिस्टम है, लेट्स से ये एक पार्टिकल है हमारे पास m1, ये एक पार्टिकल है हमारे पास m2. दोनों पार्टिकल्स है, बीच में कुछ नहीं है, नथिंग. ठीक है, जस्ट ये एक लाइन है ऐसे ही, बस मैंने ऐसे ड्रॉ कर दी लाइन. इन दोनों पार्टिकल्स का सेंटर ऑफ मास इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पर होगा. अगर m1 भारी है तो सेंटर ऑफ मास m1 के ज्यादा पास होगा. दिस इज सेंटर ऑफ मास. और ये आपको बड़ी छोटी सी बात है, आपको पता ही है कि जिस जगह पर सेंटर ऑफ मास आता है, ऐसा जरूरी नहीं है कि वहां पर सचमुच में कोई फिजिकली मटीरियल हो. जैसे इस केस में m1 यहां है बेटे, m2 यहां, COM बीच में है, वहां पे कुछ नहीं है. अर्थ, सन, COM सन के पास कहीं होगा, वहां पे कुछ भी नहीं होगा, वो अर्थ और सन का COM होगा. सो ये अगर m1 और m2 के बीच का डिस्टेंस है d, तो m1 से COM का डिस्टेंस r1, m2 से COM का डिस्टेंस r2. तो एक तो रिलेशन मेरे पास आएगा r1 प्लस r2 इज इक्वल टू d. एक आएगा r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू m2 अपॉन m1. सेंटर ऑफ मास दोनों पार्टिकल्स को ज्वाइन करने वाली लाइन को मासेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड करेगा. इन्हें सॉल्व करोगे तो r1 की वैल्यू आ जाएगी m2d अपॉन m1 प्लस m2, और सेम वे r2 की वैल्यू आ जाएगी m1d अपॉन m1 प्लस m2. ठीक है, तो ये दो पार्टिकल्स के COM की पोजीशन है. लेट्स से मेरे पास दो रॉड्स हैं, दो से ज्यादा पार्टिकल्स हैं, तो अब वही करो, जितने भी पार्टिकल्स हैं सबके कोऑर्डिनेट्स असाइन करो, x1 y1 x2 y2 x3 y3, z है तो वो भी, और फिर वही m1 x1 प्लस m2 x2 वगैरह करके सॉल्व कर लो. दो ही हैं तो आप इसे यूज कर सकते हो. जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक रॉड है, मान लो इस रॉड का मैंने मास ले लिया 4m, लेंथ ले ली L. ये एक दूसरी रॉड है यहां पर, इस वाली रॉड का मास है m, लेंथ है L. हमसे कहा गया इन दोनों रॉड्स का बताओ सेंटर ऑफ मास कहां पर है. तो इस केस में
पार्टिकल्स वाला कंसेप्ट ही लगा सकते हो। आप पहले इन दोनों रॉड्स का अलग अलग सेंटर ऑफ मास ढूंढ लो। इस वर्टिकल रॉड, क्योंकि ये यूनिफॉर्म रॉड है तो इसका सेंटर ऑफ मास ये रहा। तो जस्ट इमेजिन कि देयर इज अ पार्टिकल ऑफ मास 4m। इस पूरी रॉड वर्टिकल की जगह अब आप बस एक पार्टिकल इमेजिन करो। सेम वे इस पूरी रॉड ये भी यूनिफॉर्म है, तो ये पार्टिकल ले लो मास m का, ये पूरी रॉड का मास यहां मान लो। अब ओवरऑल सेंटर ऑफ मास चाहिए तो इसे ज्वाइन करो पाइथागोरस से, ये l/2 ये l/2, तो ये डिस्टेंस आप निकाल लोगे, d डिस्टेंस जो भी आएगा l के टर्म्स में। एंड देन इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन को COM मासेस के इनवर्स रेशियो में। तो एक काम किया करो, ऐसे किया करो, वो वाला फॉर्मूला तो है ही है तुम्हारे पास, आप ये फॉर्मूला चाहो तो लगा दो, R1 इज m2d अपॉन m1 प्लस m2। आप डायरेक्ट ऐसे सीखो, ये 4m ये m, तो क्या रेशियो है मासेस का? 4:1। ठीक है, सो मासेस का रेशियो आ रहा है 4:1। तो डिस्टेंसेस का रेशियो क्या आएगा? उल्टा 1:4। तो ये 1 ये 4, मतलब ये अगर x डिस्टेंस तो ये 4x डिस्टेंस, और x प्लस 4x कितना हो गया? 5x। 5x इक्वल टू d हो गया, x आ गया d/5। तो कभी भी आपको किसी चीज को 1 और 4 के रेशियो में बांटना है तो 1/5 4/5, 2 और 5 के रेशियो में बांटना है 2 और 5 का रेशियो तो 2/7 5/7। इस तरह से आप जल्दी जल्दी करो, ये सब बेसिक बातें हैं। ठीक है, बट पता रहे तो फटाफट स्पीड बढ़ती है आपकी। तो अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स हैं, पहले मैं उन दोनों का COM ढूंढ लूंगा, उन्हें पार्टिकल ट्रीट कर लूंगा, और फिर उन पार्टिकल्स का कंबाइंड COM इस मेथड से हम ढूंढ लेंगे। ठीक है, देन इसके बाद अगर कंटिन्यूअस बॉडीज हैं, तार है, रिंग है, डिस्क है, उनका सेंटर ऑफ मास ढूंढना है तो व्हाट वी डू, सुनना ध्यान से, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इज इंटीग्रल x dm अपॉन इंटीग्रल dm, इसको यूज करेंगे। सेम वे y कोऑर्डिनेट, सेम वे z। अब यहां पे जरा थोड़ा सा इत्मीनान से समझो, ये रेगुलर बॉडीज की बात चल रही है, कंटिन्यूअस बॉडीज। कंटिन्यूअस मतलब मास इज कंटिन्यूअसली प्रेजेंट, वायर, रिंग, डिस्क वगैरह। नाउ ये फॉर्मूला और जो अभी पीछे देखा डिस्क्रीट पार्टिकल्स वाला m1x1 प्लस m2x2 प्लस m3x3 सेम ही है। आपने क्या करना है, पूरी रिजिड बॉडी जो भी है उसको आपने एलिमेंट्री पार्टिकल्स में ब्रेक करना है पहले तो। ठीक है, उसको एलिमेंट्री पार्टिकल्स। व्हाट इज dm? dm इज द मास ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल। कैसे ढूंढेंगे ये? अगर मैंने आपको क्वेश्चन दिया कि ये मेरे पास एक थिन रॉड है, तो थिन रॉड के लिए एलिमेंट्री पार्टिकल्स ये छोटे छोटे पार्टिकल्स बनेंगे, जहां पे हर पार्टिकल की लेंथ होगी dx। इस तरह से ये बेसिक बातें पहले आप दिमाग में रखो। ठीक है, dm इज, आप पूरी रिजिड बॉडी को छोटे छोटे एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ो। अगर वो रिंग हुई, ऐसे मान लो हाफ रिंग, अभी सॉल्व करेंगे, तो हाफ रिंग के केस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह के छोटे छोटे कर्व्ड पार्टिकल्स होंगे। हर पार्टिकल की लेंथ होगी r d थीटा, वेयर d थीटा इज एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। इस तरह से छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ेंगे, इनके मासेस ढूंढेंगे। ठीक, अगर मान लो डिस्क हुई, लेट्स से हाफ डिस्क आई हमारे सामने, तो उस केस में जो एलिमेंट्री पार्टिकल्स होंगे वो इस तरह की एलिमेंट्री पतली पतली रिंग्स निकल के आएंगी, एलिमेंट्री रिंग्स। तो डिस्क के केस में व्हाट विल बी dm? मास ऑफ दैट एलिमेंट्री रिंग। कीप दिस इन माइंड। स्फेयर होगा, मान लो सॉलिड स्फेयर लिया, सॉलिड स्फेयर के केस में dm क्या होगा? dm विल बी द मास ऑफ दिस एलिमेंट्री शेल। आप एक सॉलिड स्फेयर, आप ना सोचना कि यार उस तरह का ऑब्जेक्ट मैं कैसे छोटे छोटे पार्ट से कंस्ट्रक्ट कर सकता हूं। सॉलिड स्फेयर है, आप शेल के ऊपर शेल के ऊपर शेल के ऊपर शेल फिट करते जाओ, सॉलिड स्फेयर आएगा। लेट्स से मैंने कहा कोन है, सॉलिड कोन, तो कोन की स्लाइसिंग करो। ठीक है, कोन की स्लाइसिंग, तो डिस्क निकल के आएंगी। सो व्हाट विल बी dm इन दैट केस? मास ऑफ द एलिमेंट्री डिस्क। हॉलो कोन हुआ, जैसे बर्थडे कैप होती है, हॉलो कोन, उस केस में व्हाट इज dm? उस केस में dm, आप स्लाइसिंग करो, dm विल बी द मास ऑफ दैट एलिमेंट्री रिंग। सो कीप दिस इन माइंड, dm इज दैट। यहां भी x क्या है? व्हाट इज x? x इज, एंड xc, फर्क समझना, व्हाट इज x? x इज x coordinate of center of mass of that elementary part. X coordinate of center of mass of that elementary part. जैसे रॉड,
रॉड के केस में एलिमेंट्री पार्ट पार्टिकल ही है, पार्टिकल का सेंटर ऑफ मास तो पार्टिकल ही होगा ना, ठीक है, वो तो छोटा सा पार्टिकल था। इस केस में ये एलिमेंट्री पार्टिकल है, सो व्हाट विल बी एक्स, इस पार्टिकल का ही एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। इस केस में और डिस्क थी, इस केस में डीएम ये है, ये डीएम है, तो व्हाट विल बी एक्स, एक्स क्या होगा इस केस में, इस एलिमेंट्री रिंग, ये पूरी वैसे डिस्क थी, ये पूरी डिस्क थी, व्हाट इज डीएम, एलिमेंट्री रिंग, तो व्हाट इज एक्स, इस रिंग के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, y चाहिए तो y कोऑर्डिनेट, z चाहिए तो z। सो जैसे रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां कहीं होता है, पूरी डिस्क का भी इसी लाइन पे आएगा, अभी हम देखते हैं। तो x इज x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ दैट एलिमेंट्री पार्ट। मैंने आपको बार बार कहा है शॉर्ट नोट्स बनाओ, एग्जाम से पहले दूसरे अटेम्प्ट में, तीसरे अटेम्प्ट में बहुत हेल्प करेंगे। तो जब वहां शॉर्ट नोट्स बना रहे हो ना, तो ये फॉर्मूले के साथ एक्स को क्लियरली लिखो क्या है। शॉर्ट नोट डज नॉट मीन खाली फॉर्मूले फॉर्मूले लिखते चले जाओ, आप हर चीज को थोड़ा सा डिटेल, हल्की सी, बहुत ज्यादा नहीं इलैबोरेट, हल्की सी डिटेल लिख लो। एंड व्हाट इज एक्स सी, ऑफ कोर्स वो पूरी बॉडी के सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। सो लेट अस यूज दिस रिलेशन एंड ट्राई टू फाइंड आउट सेंटर ऑफ मास। बेसिक बेसिक क्वेश्चंस थोड़ा मैं हिंट देके ही छोड़ूंगा, आप करना। रॉड है, अगर तो रॉड यूनिफॉर्म होती तो सेंटर ऑफ मास मिडिल में ही आता, बट इस रॉड की जो लीनियर मास डेंसिटी है लैम्डा, इट इज सम कांस्टेंट टाइम्स एक्स स्क्वायर है, ये क्वेश्चन गिवन है, वेयर एक्स इज मेजर्ड फ्रॉम दिस एंड। तो हमें इसके सेंटर ऑफ मास की पोजीशन बतानी है। टोटल इस रॉड की लेंथ है एल, ठीक है। देयर इज अ रॉड, रॉड की तीन बातें करेंगे, लीनियर मास डेंसिटी, मास पर यूनिट लेंथ, एरिया डेंसिटी, डिस्क आएगी, रेक्टेंगुलर प्लेट आएगी, उस केसेस में हम बात करते हैं मास पर यूनिट एरिया। सॉलिड स्फीयर आएगा, सॉलिड कोन आएगा, उस केस में हम बात करेंगे मास पर यूनिट वॉल्यूम की। तो फिलहाल ये लीनियर, इसकी थिकनेस नेग्लिजिबल है, पतली तार की तरह है थिकनेस, बस हम डायग्राम थोड़ा सा बेटर दिखे इसलिए बना रहे हैं। सो इसकी लीनियर मास डेंसिटी है के एक्स स्क्वायर, मुझे इसके सीओएम की पोजीशन। सो सबसे पहला स्टेप, देखो है बेसिक प्रॉब्लम, बट जो स्टेप्स मैं आपको बता रहा हूं इवन किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो वी कैन सॉल्व। सबसे पहला स्टेप, एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ो। इस केस में एलिमेंट्री पार्ट्स जैसे मैंने बताया छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे, किसी जनरल पार्टिकल तक जाओ तो यहां से x दूर ये मैंने जनरल पार्टिकल ले लिया, बहुत छोटा सा, जिसकी थिकनेस है dx। मास निकालो इसका, इस पार्टिकल का मास आएगा लीनियर मास डेंसिटी लैम्डा इंटू dx, वेयर लैम्डा इज दिस। और अब फॉर्मूला लगा दो, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास ऑफ द होल रॉड इज इंटीग्रल ऑफ x dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ये फॉर्मूला लगाओ, सॉल्व करो, आंसर आएगा। dm यहां पे पार्टिकल है, तो पार्टिकल का जो x कोऑर्डिनेट है वही सेंटर ऑफ मास आएगा यहां पे। तो दिस इज x, dm की वैल्यू लैम्डा dx अपॉन लैम्डा dx, ठीक है। लैम्डा वेरिएबल है तो ऐसे कट मत करना, x भी वेरिएबल है, कट मत करना। इसको जो कांस्टेंट्स है वो आप ऊपर नीचे कैंसिल आउट कर सकते हो, जैसे लैम्डा की वैल्यू के एक्स स्क्वायर लिखोगे ऊपर नीचे, के आप कट कर देना। तो इसको सॉल्व करेंगे अगर हम, व्हाट वी विल गेट, x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आ जाएगा, के बाहर आएगा, कैंसिल हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा x क्यूब dx, नीचे आ जाएगा इंटीग्रल ऑफ x स्क्वायर dx। इसको सॉल्व करो, x पावर 4/4, नीचे आएगा x क्यूब बाय 3, तो ये सॉल्व करोगे आंसर 3l/4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम सेंटर ऑफ मास ढूंढ सकते हैं। नाउ अगर एक रिंग आ गई हमारे सामने और अगर यूनिफॉर्म है तो सेंटर ऑफ मास ज्योमेट्रिक सेंटर पे ही होगा। सो अगर तो फुल रिंग आई, फुल रिंग का सेंटर ऑफ मास तो मिडिल में ही होगा। फॉर अ हाफ रिंग, हाफ रिंग से पहले चलो एक आर्क के लिए सॉल्व करके देख लेते हैं। दिस इज सम आर्क, ठीक है, ये भी एक वायर की तरह ही है, इसमें ये y एक्सिस, और हमेशा याद रखना कि अगर कभी भी आपको कोई ऐसी एक्सिस मिल गई जिस एक्सिस के अबाउट मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिक है, तो फिर सेंटर ऑफ मास उस एक्सिस ऑफ सिमेट्री पर लाई करेगा। जैसे इस केस में इस आर्क का सेंटर ऑफ मास y एक्सिस पे लाई करेगा, तो y पे लाई करेगा, तो मुझे x कोऑर्डिनेट ढूंढने की जरूरत नहीं है, आई विल सर्च फॉर y ओनली, ठीक है, क्योंकि y कोऑर्डिनेट पर ही लाई कर रहा है।
तो नाउ व्हाट यू डू, सिमेट्री से इधर जाओ, थीटा एंगल पर ये छोटा सा एलिमेंट कंसीडर करो इस तरीके से। फिर वही काम मैंने किया, सबसे पहले मैंने ये देखा कि इस आर्क को मैं किस तरह के बेसिक पार्टिकल्स में तोड़ सकता हूँ, तो वो छोटे छोटे पार्टिकल्स आएंगे। ठीक है, ये एंगल मैंने लिया हुआ है थीटा एंड दिस एंगल इज डी थीटा। तो इस छोटे से टुकड़े की लेंथ आएगी डी एल, दैट इज इक्वल टू आर डी थीटा। मान लो इस वायर का मास पर यूनिट लेंथ है लैम्डा, तो इस छोटे से टुकड़े का मास आ जाएगा dm, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स dl, दैट इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स r d थीटा। ये इसका मास आ गया। एंड नाउ वी गो फॉर इट्स y कोऑर्डिनेट। y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास आएगा इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm। ये आएगा हमारे सामने कंसेप्ट। सो इंटीग्रल ऑफ y, इस पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, इसको ओरिजिन लिया है हमने 0 0, x कोऑर्डिनेट मुझे चाहिए नहीं, y कोऑर्डिनेट इसका ये होगा, दिस इज द y कोऑर्डिनेट, दैट इज इक्वल टू r cos थीटा। ये इसका y कोऑर्डिनेट आ रहा है, सब्सटीट्यूट हियर, दिस इज इक्वल टू r cos थीटा एंड देन dm की वैल्यू आ जाएगी लैम्डा टाइम्स r d थीटा अपॉन इंटीग्रल में नीचे लैम्डा r d थीटा। सो ये r और r कैंसिल कर देंगे, लैम्डा और लैम्डा, एज आई सेड कॉन्स्टेंट्स आप कैंसिल कर सकते हो। इस पर्टिकुलर केस में लैम्डा कांस्टेंट है, पिछले केस में लैम्डा वेरिएबल था तो उसको ऐसे कट नहीं करना था हमने। सो यहाँ से हमारे पास अब क्या आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, r बाहर, cos थीटा का इंटीग्रेशन आता है sin थीटा, थीटा पे लिमिट्स आ जाएंगी एंड दिस इंटीग्रल d थीटा इज थीटा, ये आ जाएगा। मान लो ये जो पूरी आर्क है, इस पूरी आर्क का ये जो टोटल एंगल है, दिस टोटल एंगल इज इक्वल टू अल्फा। अल्फा इज द टोटल एंगल ऑफ दिस आर्क। सो थीटा पे लिमिट्स आएंगी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2, और यहाँ भी माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ठीक है, ये सिमेट्री एक्सिस से लिया था ना, तो माइनस अल्फा बाई 2 से प्लस अल्फा बाई 2। ओके, अब बाई 2 वाला चक्कर हटाना है 2 अल्फा के टर्म्स में, बट अभी ऐसे ही याद कर लो आप कि अगर एक हमारे पास आर्क है जिसका टोटल एंगल है अल्फा, तो उसके सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला, तो ये आ जाएगा साइन ऑफ अल्फा बाई 2 माइनस साइन माइनस अल्फा बाई 2, तो ऊपर आ जाएगा 2r साइन ऑफ अल्फा बाई 2 अपॉन अल्फा बाई 2 माइनस ऑफ माइनस अल्फा बाई 2 अल्फा। ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास। ठीक है, तो इस तरह की अगर आर्क है अपने पास, सेंटर ऑफ मास सिमेट्री एक्सिस पर लाई करेगा एंड दिस इज द y कोऑर्डिनेट। ओके, अब अगर यही सपोज दैट हमारे पास हाफ रिंग है, तो आप सेम फॉर्मूला अप्लाई करके देख लो। इफ वी हैव हाफ रिंग, ऐसे इस तरह से हाफ रिंग है, सो हाफ रिंग के लिए अल्फा की वैल्यू कितनी बन जाएगी, इट विल बिकम इक्वल टू पाई, ये टोटल एंगल पाई, तो यहाँ पे साइन पाई हो जाएगा, साइन पाई बाई 2 हो जाएगा अल्फा बाई 2, तो 2r अपॉन पाई। तो ये रिमेंबर रखना है आपको, ये रिजल्ट ध्यान में, कि आधी रिंग का, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास यहां पे आता है एंड दिस डिस्टेंस इज इक्वल टू 2r अपॉन पाई। याद रहे, रोटेशनल मोशन में जब हम गए, मैंने आपसे पूछा इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ पे कोई एक्सिस ले ली ऐसे, यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, तब आप सॉल्व कर पाओगे क्वेश्चन। ठीक है, हो सकता है कोई और अल्टरनेट मेथड भी मिल जाए, बट फिलहाल सेंटर ऑफ मास की लोकेशन पता होना जरूरी है। सेम वे अगर हमारे सामने आई हाफ डिस्क, सो फॉर हाफ डिस्क आप लिख लेना अपने आप, हाफ डिस्क है ये। अगर ये हाफ डिस्क यूनिफॉर्म है, मतलब इसके मास का डिस्ट्रीब्यूशन पूरे एरिया पर सिमेट्रिकल है, इस केस में हम यूज करेंगे सिग्मा, दैट इज मास पर यूनिट एरिया, और इसका एरिया है पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधी डिस्क। सो अगर मेरे सामने एक हाफ डिस्क है, यूनिफॉर्म उसका एरिया का डिस्ट्रीब्यूशन है, देन इसका सेंटर ऑफ मास भी y एक्सिस पे लाई करेगा, सिमेट्री एक्सिस पर, और इस केस में जो सेंटर ऑफ मास की ये डिस्टेंस आती है, साइड में लिख दे रहा हूं मैं, दिस इज 4r अपॉन 3 पाई, ये डिस्टेंस आती है। इसको आप, मैं एक इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आपको कराता हूं, यूनिफॉर्म वाला खुद आप प्रैक्टिस के लिए करना कि 4r बाई 3 पाई कैसे आया। ठीक है, मैं एक दूसरा एग्जांपल लेता हूं जहां पे रिंग का मास का डिस्ट्रीब्यूशन यूनिफॉर्म नहीं है। ठीक है, ये नोट कर लो
एंड लेट अस से हम एक क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे सामने कि ये एक हाफ डिस्क है, इस हाफ डिस्क के मास का डिस्ट्रीब्यूशन सिमेट्रिकल नहीं है। इट इज गिवन टू अस दैट इसका जो मास पर यूनिट एरिया सिग्मा है ये रेडियस के साथ साथ बढ़ता जा रहा है। मतलब ये डिस्क इस जगह पर हल्की है, इस जगह पर भारी होती जा रही है, हैवी होती जा रही है। ठीक है, इसका जैसे जैसे आप रेडियली बाहर जा रहे हो मास पर यूनिट एरिया इज इंक्रीजिंग एंड इट इज सम कांस्टेंट टाइम्स आर स्क्वायर, वेयर स्मॉल आर इज द रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम दिस पॉइंट। इस हाफ डिस्क का हमें COM ढूंढना है और इस हाफ डिस्क का टोटल रेडियस है कैपिटल R। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि इस केस में आप एलिमेंट्री पार्ट्स ले सकते हो रिंग्स। तो आप एक काम करो, पॉज करके वीडियो को खुद ट्राई करो कि इस हाफ डिस्क का सेंटर ऑफ मास कहां आएगा। मिलता जुलता कंसेप्ट यूज हुआ था अभी जेईई मेन के कुछ पिछले 1-2 साल के एग्जाम्स में, या तो COM में या रोटेशन में कहीं पर। ठीक है, क्योंकि अगर मुझे रोटेशनल मोशन में जाके इस तरह की डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना पड़ा तो जो कंसेप्ट मैं यहां पे लगा रहा हूं ना कि मैं इस डिस्क को एलिमेंट्री रिंग्स में ब्रेक कर रहा हूं, वो वहां भी सिमिलर वे में यूज होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर आप एक बार ये सीख गए ना, ये मत सोचना आप में से कुछ को लगेगा अच्छा वो रॉड रिंग वो तो हमें आता था। आप बेसिक कंसेप्ट देखो, गिवन बॉडी को एलिमेंट्री पार्ट्स में तोड़ना सीखो, उससे आपके इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन के कंसेप्ट स्ट्रांग होंगे। ठीक है, और वो ज्यादा जरूरी है ओवरऑल फिजिक्स को समझने के लिए। सो एनीवेज आप ट्राई करो वीडियो पॉज करके और फिर आप देखना। सो व्हाट आई विल डू, यहां से मैं स्मॉल r डिस्टेंस पे ये एक एलिमेंट्री रिंग इमेजिन करूंगा इस तरह से। ये एलिमेंट्री रिंग आ गई मेरे सामने, इस एलिमेंट्री रिंग की रेडियस है r और इसकी थिकनेस है dr। डिस्क यूनिफॉर्म नहीं है, डिस्क में जैसे जैसे आप दूर जा रहे हो मास बढ़ता जा रहा है, बट ये एलिमेंट्री रिंग यूनिफॉर्म है क्योंकि देखो मास सिर्फ स्मॉल r के साथ बदल रहा है। मतलब इस डायरेक्शन रिंग के लिए ये सारा का सारा मास स्मॉल r डिस्टेंस पे है, तो रिंग यूनिफॉर्म है। तो रिंग के लिए मैं जो यूनिफॉर्म रिंग वाला अभी हमने फॉर्मूला देखा 2r/π आई कैन यूज। अगर क्वेश्चन ऐसा दे दूं ना मैं कि यहां पे मास एंगल के साथ भी बदल रहा है, रेडियस के साथ भी एंगल के साथ भी, तो फिर जो अभी फॉर्मूला है ना कि आधी रिंग का सेंटर ऑफ मास 2r/π पर, वो चला जाएगा क्योंकि वो सिर्फ तभी वैलिड है जब रिंग यूनिफॉर्म मास की है। सो एनीवेज ये रिंग है, तो इस केस में हम फॉर्मूला लगाएंगे y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल ऑफ y dm अपॉन इंटीग्रल ऑफ dm लगाया। dm क्या होगा, इस एलिमेंट्री रिंग का मास, y क्या होगा, इस एलिमेंट्री रिंग के COM का y कोऑर्डिनेट। तो स्टार्ट करते हैं, dm ढूंढते हैं हम पहले। इस एलिमेंट्री रिंग का एरिया, तो देखो इधर अगर इस रिंग को मैं ऐसे स्ट्रेच कर दूं सीधा तो ये एक स्ट्रिप निकल के आएगी, उस स्ट्रिप की लेंथ क्या होगी πr। आप इस हाफ रिंग को इमेजिन सीधा कर दो, निकाल लो बाहर, यहां से सीधा कर दो, लेंथ कितनी होगी πr, थिकनेस कितनी होगी dr। सो व्हाट इज द एरिया, सिग्मा इज मास पर यूनिट एरिया इनटू πr dr, मास पर यूनिट एरिया इनटू हाफ रिंग का एरिया πr dr। सिग्मा की वैल्यू रख दो, वहीं पे रख देंगे चलो, एंड y इज व्हाट, इस हाफ रिंग का सेंटर ऑफ मास वो होगा 2r/π पर। सो 2r/π, तो बस ये वैल्यूज वहां रख के हमें अब सॉल्व करना है खाली। सो व्हाट वी विल गेट, y कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास इंटीग्रल y की वैल्यू 2r/π, dm की वैल्यू सिग्मा इंटू πr dr अपॉन इंटीग्रल dm की वैल्यू सिग्मा इंटू πr dr। ठीक है, पाई चाहो तो ये कैंसिल कर सकते हो, r को कैंसिल मत करना, वेरिएबल है, सिग्मा को भी कैंसिल मत करना, वेरिएबल है। जो भी टर्म्स वेरिएबल के इंटीग्रेशन के अंदर हैं और वेरिएबल हैं कैंसिल मत करना। सिग्मा की वैल्यू रखो kr², सो ये आ जाएगा इंटीग्रेशन के अंदर 2r/π एंड सिग्मा की वैल्यू k टाइम्स r² इंटू r dr, और नीचे आएगा इंटीग्रेशन में सिग्मा की वैल्यू k टाइम्स r² इंटू r dr। आई थिंक इसके बाद आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, इसको सॉल्व कर लो, r² r और r, तो ये हो जाएगा r⁴ ऊपर, r⁵/5,
नीचे आ जाएगा r पावर 4/4, उसे सॉल्व कर लेना, आंसर आ जाएगा। ठीक है, सिमिलर टाइप का क्वेश्चन था, आप चेक करो, रोटेशन में था, बट जो कंसेप्ट मैंने बताया ना वो एलिमेंट्री रिंग्स लेने वाला, वो वहाँ आई थिंक मोमेंट ऑफ इनर्शिया या ऐसा कुछ पूछा था उसमें, मास उसका वेरी कर रहा था डिस्क का। ओके, देन इसके बाद बाकी मैं इंटीग्रेशन नहीं करा रहा, एक आधा कुछ न्यूमेरिकल्स, जब हम सेंटर ऑफ मास और कोलिजन के न्यूमेरिकल्स पे आएंगे तो डेफिनेटली वहाँ पे ऐसे कुछ क्वेश्चंस देखेंगे हम। सो अगर हमारे पास अभी हाफ शेल है, आधी प्लास्टिक बॉल, दिस इज हाफ शेल, या आपको कहा जाएगा हेमीस्फेरिकल शेल, प्लास्टिक बॉल लिया आपने, प्लास्टिक आधा कट कर दिया, तो इसका सेंटर ऑफ मास इस तरह से सिमेट्री एक्सिस पर लाई करेगा एंड दिस डिस्टेंस इज r/2। और अगर हमारे पास आधा स्फेयर है, लेदर बॉल, क्रिकेट बॉल आपने हाफ कट कर दी, सॉलिड है ये, हेमीस्फेयर, इसको हम बोलेंगे हेमीस्फेरिकल शेल। कई बार बच्चे बोलते हैं सर बताया ही नहीं, सॉलिड है, हॉलो है, नाम ही अलग दिया हुआ है भाई, शेल स्फेयर, हेमीस्फेरिकल शेल, हेमीस्फेयर। तो इस केस में अगर ये सॉलिड है तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां से ये हाइट आती है, दिस इज इक्वल टू 3r/8। सेम वे अगर हमारे पास कोन है, बर्थडे कैप जैसा हॉलो कोन है, दिस इज हॉलो कोन, इसका सेंटर ऑफ मास भी सिमेट्री एक्सिस पर लाई करेगा। इस केस में अगर हमें सॉल्व करना होगा ना, हम एलिमेंट्री स्लाइसेस निकालेंगे, रिंग्स निकल के आएंगी। ठीक है, इसका सेंटर ऑफ मास आता है बेस से h/3 हाइट पर, और अगर सॉलिड कोन है, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूं, फॉर सॉलिड कोन सेंटर ऑफ मास आता है बेस से r/4 पर। तो ये तो आ गई कुछ जनरल एलिमेंट्स के सेंटर ऑफ मास की पोजीशन। अब आगे चलते हैं, अब बात करते हैं अगर हमने किसी बड़े ऑब्जेक्ट में से कुछ थोड़ा मास रिमूव कर दिया, मतलब पोजीशन ऑफ COM व्हेन सम मास इज रिमूव्ड, तो उसमें क्या करना है आपने, लेट्स से ये मेरे को एक डिस्क दी गई, इस डिस्क में से मैंने कोई भी पार्ट, लेट्स से अनदर डिस्क, ऐसे रिमूव कर दी इस तरह से, लाइक दिस आई हैव रिमूव्ड सम पार्ट। तो दो तरीके हैं इसको करने के, देखना, पहले हम क्या करेंगे, हम सिंपली x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, वी विल राइट दिस फॉर्मूला, m1x1 माइनस m2x2 अपॉन m1 माइनस m2, ऐसे करेंगे। व्हाट इज m1, आप लोग नोट कर लेना, m1 इज मास ऑफ द इनिशियल होल ऑब्जेक्ट, जब ये पार्ट आपने रिमूव नहीं किया था। सो m1 इज मास ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। अगर क्वेश्चन में हमें होल ऑब्जेक्ट का ही मास गिवन होता है तो थोड़ा एक आध स्टेप हमारा कम हो जाता है सॉल्व करने में, अदरवाइज थोड़ी कैलकुलेशंस बढ़ती हैं। सो m1 इज द मास ऑफ द होल ऑब्जेक्ट। व्हाट इज x1, पूरे ऑब्जेक्ट के COM का x कोऑर्डिनेट। व्हाट इज m2, m2 इज मास ऑफ द रिमूव्ड पार्ट, तभी तो देखो माइनस किया है, लॉजिकली आप समझोगे डन है, मतलब ये लॉजिकली फॉर्मूला कह रहा है किसी बड़े ऑब्जेक्ट m1 में से m2 रिमूव किया हमने, सिंपल। So m2 is the mass of the removed object, x2 is the x coordinate of COM of removed object। ठीक है, बस ये फॉर्मूला लगाओ। एक और ऑब्जेक्ट मैंने रिमूव किया, मैंने एक और यहां से पार्ट रिमूव किया, माइनस m3 x3 कर दो, माइनस m3 कर दो, वहां भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, सो ये फॉर्मूला आप यूज करना। दूसरे मेथड पे मैं न्यूमेरिकल्स में आपको बताऊंगा, अभी एट अ टाइम मैं नहीं बताता, आप एक सिंक्रोनस वे में, एक पर्टिकुलर वे में चीजों को समझो। सेम वे यू कैन फाइंड y कोऑर्डिनेट। ओके, तो जैसे एक क्वेश्चन करते हैं इस पे बेस्ड, लेट्स से हमारे पास ये एक सॉलिड स्फीयर था। ठीक है, दिस वाज सॉलिड स्फीयर। इस सॉलिड स्फीयर का ओरिजिनल मास हमें गिवन था कैपिटल M। ये मैंने क्वेश्चन आसान कर दिया। अगर आपको क्वेश्चन में ओरिजिनल बॉडी का मास दे दिया तो थोड़ा सा रिलेटिवली आसान है। सॉलिड स्फीयर है, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, तो इसका ओरिजिनल मास m था, रेडियस r, इसमें से हमने इतना पीस रिमूव कर दिया, ये डिस्टेंस है सेंटर से, ये पूरे सॉलिड स्फीयर का ओरिजिनल सेंटर है, ये रिमूव्ड हिस्से का सेंटर है। ठीक है, ये डिस्टेंस लेट्स से हमें गिवन है r/2, और ये जो रिमूव्ड हिस्सा है इसका रेडियस है r/4। तो एक बात ध्यान रखना, पूरी बॉडी का COM
रिमूव्ड पार्ट का CUM और बचे हुए पार्ट का CUM, ऑल थ्री विल लाई अलोंग द सेम लाइन। ठीक है, इस क्वेश्चन में तो मैंने एक्स एक्सिस ही ऐसे इस पे ले लिया। मान लो ये ऑब्जेक्ट मैंने यहां से रिमूव किया होता, तो सिंप्लिसिटी के लिए ना आप एक्स एक्सिस ऐसे ही मान लेना। पूरे ऑब्जेक्ट का जहां CUM है, रिमूव्ड बॉडी का जहां CUM है, उसी लाइन को एक्स एक्सिस मान के बस एक्स ढूंढना रह जाएगा। दो पार्ट्स रिमूव किए, यहां से भी यहां से भी, फिर आप ऑफ कोर्स आप फिर एक्स को हॉरिजॉन्टल, वाई को वर्टिकल मान के एक्स सी पे भी फॉर्मूला लगाओ, वाई सी पे भी फॉर्मूला लगाओ। तो फिलहाल ये पूरी बॉडी में से इसको रिमूव किया, हमें बचे हुए हिस्से का CUM। आप पॉज करके वीडियो को खुद से सॉल्व करो इसको एक बारी। एंड नाउ लुक हियर, सो एक्स कोऑर्डिनेट हमें चाहिए CUM का, दैट इज m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2। ये फॉर्मूला लगाएंगे। m1 इज द मास ऑफ द होल ऑब्जेक्ट, x1 हमने लिया 0, मैं इसी को ओरिजिन मान रहा हूं, ओरिजिनल स्फीयर का जो सेंटर था दैट इज ओरिजिन, माइनस m2 सॉलिड स्फीयर है, मास इज प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, रेडियस 1/4 है तो वॉल्यूम 1/64 होगा क्यूब के प्रोपोर्शनल, तो मास रिमूव्ड हिस्से का हो जाएगा m/64। x2 यानी रिमूव्ड हिस्से के CUM का x कोऑर्डिनेट वो आएगा r/2, सो दिस इज r/2 अपॉन m माइनस m/64। यहां से आंसर आ जाएगा हमारा। फाइनल आंसर आप सॉल्व करके एक बार देख सकते हो। ठीक है, सो एक और क्वेश्चन करते हैं जहां पे थोड़ा सा मास रिमूव्ड हिस्से का अगर मैं दे दूंगा तो कैसे करना है, देखना इधर ध्यान से। सो लेट्स से क्वेश्चन इस तरीके से है कि ये हमारे पास लेट्स से हम डिस्क लेते हैं, ये हमने डिस्क कंसीडर करी, दिस इज डिस्क, इस डिस्क में से हमने ये पार्ट रिमूव कर दिया। ठीक है, स्टैंडर्ड सा क्वेश्चन है। एंड नाउ हियर m is mass of remaining part, ये रेडियस वॉज r, एक डिस्क थी हमारे पास, डिस्क में होल करने के बाद जो मास बचा है दैट इज m। ओके, सो हमें बताना है ये ओरिजिनल डिस्क का सेंटर था, ये रिमूव्ड हिस्से का सेंटर है, तो इस डायग्राम में तो क्लियर दिख रहा है, दिस r/2 is the radius of removed part as well as distance between the two centers। तो इस केस में अगर हमने फिर से फॉर्मूला लगाया xc that is m1 x1 माइनस m2 x2 अपॉन m1 माइनस m2, यहां पे अब थोड़ा सा बस है, कोई बड़ी चीज नहीं है, सिली मिस्टेक कर जाते हो। m1 था मास ऑफ द होल बॉडी, यहां पे कैपिटल M हमें गिवन है मास ऑफ द रिमेनिंग पार्ट। ओके, वैसे तो आप यूनिफॉर्म डिस्क है, इस सिली से मिस्टेक से बचने के लिए आप मास इज प्रोपोर्शनल टू एरिया वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हो, वो भी चल जाएगा। ठीक है, बट वैसे भी अब मैंने मास के टर्म में लिख दिया, आप यहां पे ना ये भी कर सकते हो a1 x1 माइनस a2 x2 अपॉन a1 माइनस a2। मतलब अगर ये डिस्क है और डिस्क यूनिफॉर्म मास की थी, रिमूव करने से पहले जो भी मास था यूनिफॉर्म था, आप मासेस की जगह एरिया ले लो। पिछले एग्जांपल में सॉलिड स्फीयर था, मासेस की जगह वॉल्यूम ले लो, तो फिर ये जो मैं चीज बता रहा हूं ना, सिल्ली सा कंफ्यूजन जो हो जाता है। बट यही छोटी छोटी गलतियां, और ध्यान रखना कोई भी एग्जाम आप देने जाओगे कंपटीशन का, जेई हो चाहे नीट हो, कोई भी 3-4-5 प्रॉब्लम्स तो ऐसी अच्छे से अच्छे बच्चे भी कर जाते हैं जो बड़ी बेसिक सी मिस्टेक्स हो जाती हैं। इस तरह की छोटी छोटी मिस्टेक, जैसे मास गलत ले लेते हो यहां पे, तो यहां पे m1 क्या होगा, m1 इज द मास ऑफ होल ऑब्जेक्ट। यूनिटरी मेथड लगाओ, ये वाला एरिया कितना है जो हिस्सा रिमूव किया आपने, पाई r²/4, तो बचा हुआ एरिया कितना आएगा, 3 पाई r²/4। सो 3 पाई r²/4, इस एरिया का मास कितना दिया हुआ है, m। सो पाई r² एरिया होगा, देन व्हाट विल बी द मास, 4m/3। तो यहां पे m1 हो जाएगा बेसिकली 4m/3 एंड m2 इज द मास ऑफ रिमूव्ड पार्ट। तो रिमूव्ड मास पूरे मास का 1/4 होगा, क्योंकि एरिया 1/4 है, तो पूरे मास का 1/4, तो दैट इज m/3। इस पूरे मास को 1/4 कर दो, m/3 आएगा। ये m1 और m2 की वैल्यूज वहां रखो।
x1 x2 पिछली बार की तरह ही, x1 0 आएगा, x2 की वैल्यू r/2 आएगी, यू विल गेट द आंसर। तो अगर ये हो जाती, आप फटाफट यहां पे m लिख के खत्म कर देते हो काम, तो वो प्लीज क्वेश्चन, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी होता है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया में भी एक जगह पैरेलल एक्सिस थ्योरम आती है, हम लिखते हैं I इज इक्वल टू आई सी प्लस एम डी स्क्वायर, ये आएगी थ्योरम, ठीक है। अब वहां पे क्वेश्चन में गिवन होता है, आप जिस बॉडी पे ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा रहे होते हो उस पूरी बॉडी का मास होता है 2m, आप जल्दीबाजी में इसको m लिख के छोड़ देते हो। अच्छे से अच्छे स्टूडेंट्स को हमने देखा है टेस्ट के टाइम पे ये गलतियां करते हुए। अभी आपको लगेगा ये तो सर बेसिक सी बात है, हम ध्यान रखेंगे। उस टाइम पे जो नर्वसनेस होती है ना एग्जाम टाइम में, ये सिली मिस्टेक्स बड़ी कॉमन हो जाती हैं ठीक ठाक स्टूडेंट से भी। तो गौर से ये m होना चाहिए उस पूरे सिस्टम का मास जिसके लिए आप वो पैरेलल एक्सिस थ्योरम अप्लाई कर रहे हो। सेम वे यहां पर m1 m2 गौर से देख के, m1 पूरी बॉडी का मास, m2 रिमूव्ड पार्ट का मास, ठीक है। नाउ इसके बाद हम आते हैं मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पर, ठीक है। वी विल टॉक अबाउट मोशन ऑफ COM। सो नाउ वी नो दैट, जैसे हमने देखा था x कोऑर्डिनेट ऑफ सेंटर ऑफ मास, या चलो जनरल लिख देता हूं मैं इसको, कि पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास वी हैव सीन दैट m1 इंटू r1 वेक्टर, पार्टिकल m1 की पोजीशन, प्लस m2 इंटू r2 वेक्टर, प्लस सो ऑन, इस तरह से। यहां पे r1 वेक्टर होगा x1 i कैप प्लस y1 j कैप प्लस z1 k कैप। r1 वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर ऑफ फर्स्ट पार्टिकल, सेम वे r2 वेक्टर एंड सो ऑन, अपॉन ये जो m1 प्लस m2 प्लस सो ऑन, इसको इधर ले जा रहे हैं। नीचे ये सारा टोटल मास हो गया सिस्टम का, इसे मैं कैपिटल M मान के इधर ले जाता हूं, और इस इक्वेशन को एक बार डिफरेंशिएट भी कर दे रहा हूं। तो ये आ जाएगा कैपिटल M टाइम्स d बाई डी टी ऑफ RC इज VC, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, दैट इज इक्वल टू m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन। अब ये हमें दो रिलेशंस मिल रहे हैं यहां से। एक तो अगर आपको कभी COM की वेलोसिटी निकालनी है तो ये रास्ता है आपके पास, m1 v1 वेक्टर प्लस m2 v2 वेक्टर प्लस सो ऑन अपॉन टोटल मास कर दो। दूसरा, ये m1 v1 वेक्टर है पहले पार्टिकल का COM, m2 v2 वेक्टर है दूसरे पार्टिकल के का लीनियर मोमेंटम, सॉरी, m1 v1 वेक्टर पहले पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम, ये दूसरे पार्टिकल का लीनियर मोमेंटम एंड सो ऑन। और जब इन सब को वेक्टोरियली जोड़ोगे यू गेट लीनियर मोमेंटम ऑफ द होल सिस्टम। सो दिस MVC इज लीनियर मोमेंटम ऑफ सिस्टम, ठीक है। तो अगर आपको कभी भी किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए, दो रास्ते हैं आपके पास जाने के, या तो उस सिस्टम में जितने भी अलग अलग पार्टिकल्स हैं उन सबका लीनियर मोमेंटम निकालो और वेक्टोरियली जोड़ो। अब ये वाला मेथड 2 या 3 पार्टिकल तक तो इट्स ओके, मैं कहूँ एक ब्लॉक m1 है, एक m2 है, एक m3 है, तीनों की वेलोसिटी दे दूँ, आप इस मेथड से कर लोगे। मैं आपसे कहूँ इस पेन का लीनियर मोमेंटम तो बताओ जरा। तो इस पेन में तो फिर बहुत सारे पार्टिकल्स हैं, इट इज कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टिकल्स। तो ऐसे पेन का लीनियर मोमेंटम बताना हो, माउस का लीनियर मोमेंटम बताना हो, मतलब किसी भी बड़ी बॉडी का लीनियर मोमेंटम बताना है, आप सीधे सीधे उसके COM की वेलोसिटी देखो। तो अगेन मान लो मैं आपसे कहूं ये रॉड नीचे गिर रही है, ट्रांसलेट कर रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC है। ये रॉड रोटेट करते करते नीचे गिर रही है, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी VC। दोनों केसेस में लीनियर मोमेंटम इसका सेम आएगा। किसी भी सिस्टम का लीनियर मोमेंटम चाहिए, आपको उस सिस्टम के रोटेशन से कोई लेना देना नहीं है, आप बस ये देखो यार COM की वेलोसिटी क्या है, ठीक है। जैसे लेट्स से ये मेरे पास कोई भी बॉडी है, कोई भी स्फीयर है, रिंग है, कुछ भी, इसके सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी है VC। अब मुझे कोई लेना देना नहीं है कि ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट किस एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहा है, घूम भी रहा है नहीं घूम रहा है, लीनियर मोमेंटम चाहिए ना। सो लीनियर मोमेंटम इज मास इनटू वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास।
यहां से आ जाएगा इसका लीनियर मोमेंटम। ठीक है, मैं आपसे कहूं यार ये एक रॉड है, ऐसे ये रॉड अपने इस एंड पॉइंट के अबाउट घूम रही है, ऐसे प्योर रोटेशन में है। ये रॉड को मैंने यहां से छोड़ा, ऐसे ये हॉरिजॉन्टली ऐसे घूमते हुए नीचे आ रही है। सो लेट्स से जब ये रॉड यहां कहीं पहुंची, यहां पे गई, ये ऐसे सर्कल में घूमते हुए ऐसे आ रही है। ठीक है, इस जगह पे पहुंच के इसकी एंगुलर वेलोसिटी है ओमेगा। मैंने आपसे कहा इसका लीनियर मोमेंटम बताओ। ठीक है, अब मुझे सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी के लिए रोटेशन की हेल्प लेनी पड़ रही है, क्योंकि दिस बॉडी इज इन प्योर रोटेशन। सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी आएगी ओमेगा टाइम्स L बाई 2। तो इस रॉड का लीनियर मोमेंटम कितना आ जाएगा, m टाइम्स ये वाली वेलोसिटी। कुछ भी हो, प्योर रोटेशन हो, रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन हो, कैसा भी मोशन हो, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी निकालो। कैसे निकाल रहे हो, ट्रांसलेशन के हेल्प से, रोटेशन हो रहा है उसकी हेल्प से, वॉट एवर, लीनियर मोमेंटम तो आएगा मास इंटू CUM की वेलोसिटी। एंड सेम वे अगर इसी इक्वेशन को मैं एक बारी और डिफरेंशिएट करूंगा, आई विल रीच टू द एक्सेलरेशन। सो एक बारी अगर हम उस इक्वेशन को और डिफरेंशिएट करें, सो मास into acceleration of center of mass is m1 a1 vector plus m2 a2 vector plus m3 a3 vector plus so on। अब जरा इसको समझो, इसका जो एंड रिजल्ट है वो आपको पता है, ये सब मिलके आएगा F एक्सटर्नल। कैसे आया सुनो, m1 a1 क्या है, m1 a1 वेक्टर है m1 पर लगने वाले सारे फोर्सेस का रिजल्टेंट। सेम वे m2 a2। नाउ लिसन, मान लो ये पार्टिकल था m1 पर एक फोर्स ऐसे लग रहा था F1, एक फोर्स इधर लग रहा था F1 डैश, ये पार्टिकल था m2। m1 और m2 के बीच आपस में एक फोर्स था, ये था F12, फोर्स ऑन m1 बाय m2। नॉमेनक्लेचर देखो F12। अगर m2 ने m1 को फोर्स दिया तो m1 भी m2 को इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्स देगा F21। m2 पे कोई और फोर्स भी था F2, कोई और फोर्स भी था इधर F2 डैश, ऐसे ही m3 भी है। नाउ लिसन, m1 a1 वेक्टर इन तीनों फोर्सेस का रिजल्टेंट होगा। यहां पे आप m1 a1 वेक्टर की जगह लिख सकते हो F1 डैश वेक्टर प्लस F1 वेक्टर प्लस F12 वेक्टर लिख सकते हो। सेम वे m2 a2 की जगह यहां पे लिख सकते हो F2 वेक्टर प्लस F2 डैश वेक्टर, वेक्टर फॉर्म में लिखना, प्लस F21 वेक्टर। जब आप इन दोनों को जोड़ोगे, इन दोनों को कंबाइन करोगे, तो इस m1 a1 में F12 वेक्टर आएगा, इस m2 a2 में F21 वेक्टर आएगा, एंड दे विल कैंसल ईच अदर, दे आर इक्वल एंड ऑपोजिट, न्यूटन्स थर्ड लॉ। तो इसलिए जब इन दोनों का कंबाइंड रिजल्टेंट लोगे तो m1 और m2 के बीच का इंटरनल फोर्स गया, सिर्फ रह गए एक्सटर्नल। ऐसे ही m3 को भी जब इनमें जोड़ दोगे तो m1 m2 m3 के बीच का एक्सटर्नल फोर्स कैंसल आउट हो जाएगा। सो दैट इज वाई जब इन सबका रिजल्टेंट लोगे, सबका, जितने भी आपने सिस्टम में पार्टिकल्स लिए थे, उन सबको जब आप ऐसे ऐड करोगे तो यू आर लेफ्ट विद एक्सटर्नल फोर्सेस ओनली, इंटरनल कैंसल आउट हो जाएंगे। एंड दैट इज वाई वी से दैट ये पूरा जो है it is equal to the resultant of all the external forces, and that is why center of mass का acceleration is net external forces by mass। ठीक है, अगले पार्ट में अब रियल इंटरेस्टिंग चीजें शुरू होंगी, जब हम सेंटर ऑफ मास के इस चीज को समझ के इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे बॉम्ब के एक्सप्लोजन वाले केसेस, उसमें मैं कुछ इंटरेस्टिंग केसेस ऐड करके आपके साथ डिस्कस करूंगा। देन उसके बाद और भी कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, कब लगाना है, कब नहीं लगाना है, कब थ्रू आउट मैं बोलूंगा लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, कब मैं बोलूंगा यार बस इस पल और इस पल लीनियर मोमेंटम सेम है। इस तरह की चीजें अगली क्लास में, हम अगले पार्ट में CUM कोलिजन के डिस्कस करेंगे। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। और इसको आप, वही मैं बता रहा हूं, आप इसको देख के अपने +1 वाले नोट्स भी रिवाइज करके और फिर न्यूमेरिकल्स की प्रैक्टिस भी करना बहुत ज़रूरी है। तो आई विल शेयर सम न्यूमेरिकल्स विद यू, उसको आप सॉल्व करना, हम उसके डाउट्स भी डिस्कस करेंगे। थैंक यू।